नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। देहरादून के विकासनगर में कश्मीरी युवक पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां पर शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवक पर दुकानदार ने हमला कर दिया। हमले में 18 साल का कश्मीरी युवक एक पूरी तरह से जख्मी हो गया, जिसका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कश्मीरी युवक शॉल बेचने का काम करने वाले अपने पिता की मदद कर रहा था। उसी दौरान संजय यादव और एक अन्य ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय यादव और एक अन्य पर मामला दर्ज किया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे भी बहुत मारा, इसको भी रॉड की सर में मारी और फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने आपकी मदद की वहाँ पर? हाँ जी, बहुत सारे हिंदू भी थे, हिंदू हमारी बहनें भी थी, मुसलमान भी थे, बहुत सारे थे हमारे। जैसे ही वो अंदर गया, डंडा लाया इतना मोटा, और एक ने मुझे साइड में पकड़ के बोला तुम साइड में रहो, ये साइड में रहो, वो बोल रहे हैं। मैं साइड में खड़ा हुआ, उससे बाद में पीछे देख रहा था। उसने आके पहले मुझे यहाँ पे डंडा मारा रॉड के साथ, दूसरा यहाँ पे 3-4 टास लगाए, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता। वहाँ पर कानसूनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी सीसीटीवी फुटेज, अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। श्रीनगर गढ़वाल में यात्रियों और स्थानीय युवकों के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद संघर्ष में तब्दील हो गया और देखते ही देखते बीच सड़क पर मारपीट होने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल फरासू डैम साइट के पास दिल्ली नंबर की कार पर सवार युवकों ने गलत तरीके से ओवरटेक किया। वहीं जब इसका विरोध किया गया तो कार सवार युवकों ने उनके साथ अभद्रता की और गाली गलौज की, जिसके बाद स्थानीय लोग और यात्री आमने सामने हो गए। स्थानीय युवकों का कहना है कि कार सवार युवकों ने उन पर लाठी डंडे से वार किया, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोग बाजार में चौकी पर पहुंचे और युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। माहौल ज्यादा गर्म होता देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ को तीतर बीतर किया गया। पुलिस ने यात्रियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड में दायित्वधारियों को लेकर बड़ी खबर है। अगले 24 घंटे में दायित्वधारियों की लिस्ट जारी हो सकती है। 5वीं बार दायित्वधारियों की लिस्ट जारी होगी। कुछ विधायकों को भी लिस्ट में लॉटरी खुल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और वन विकास जैसे निगमों में भी दायित्व मिल सकता है। लंबे समय से इसे लेकर चर्चाएं चल रही थी। अब फाइनली बड़ी खबर आई कि अगले 24 घंटे के भीतर नई लिस्ट जारी की जा सकती है। विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बड़ी उपलब्धि मिली है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित इस प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट में राज्य को बेस्ट स्टेट ऑफ प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की सामूहिक सफलता बताते हुए कहा कि इससे पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और साथ ही उत्तराखंड को एविएशन और हेली टूरिज्म हब बनाने की दिशा में गति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों की यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। पहले मंत्रियों को प्रतिमाह 60,000 रुपए यात्रा खर्च के रूप में मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है। इसके लिए सचिव गोपन शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी किए गए। नया आदेश कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये संशोधन कार्यगत आवश्यकताओं और बढ़े हुए खर्चों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इस फैसले के बाद मंत्रियों का मासिक यात्रा भत्ता 30,000 रुपए बढ़ गया है।
और 90,000 हो गया है। उत्तराखंड में तीर्थाटन को लेकर एक बहस छिड़ गई है, नई बहस छिड़ गई है, जहां पर कई राज्यों में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क तीर्थ योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड का सहकारिता विभाग अब लोन के जरिए तीर्थ यात्रा कराने की योजना पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरीश रावत सरकार के समय शुरू हुई मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना में बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती थी। बाद में बीजेपी सरकार ने इसे कुछ बदलावों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृप्रति तीर्थाटन योजना के नाम से जारी रखा। लेकिन अब सहकारिता विभाग इसे नए रूप में देश भर के तीर्थ स्थलों के लिए लागू करने की तैयारी में है। इस बार योजना में निःशुल्क यात्रा नहीं बल्कि कम ब्याज पर लोन देकर तीर्थ यात्रा कराने का प्रस्ताव है। सहकारिता मंत्री का कहना है कि ये योजना उन लोगों के लिए है जो तीर्थ यात्रा पर जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास तात्कालिक पैसा नहीं होता। विभाग 2% ब्याज दर पर लोन देने की बात कह रहा है। एक तो हम तीर्थ यात्रा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनको कम ब्याज पे जो है ऋण दिया जाएगा ताकि कई गरीब लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि जो राज्य अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता है तो उस राज्य का यही हश्र होगा जो आज राज्य जिस तरफ जा रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ, हमने तो जब हमारे पास अवसर था तो हमने बुजुर्गों के लिए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना भी चलाई। हमने बुजुर्गों के लिए गाड़ियों में सरकारी बसों में फ्री यात्रा का भी किया। आवासों में भी उनको कंसेशनल रेट पर गेस्ट हाउसेज में प्रवास ताकि वो घूम सकें राज्य भर में। आम जनता भी इस योजना को लेकर उलझन में है। लोगों का कहना है कि अगर तीर्थ यात्रा के लिए पैसा नहीं है तो वो लोन कैसे चुकाएंगे। पर लोन लेकर के फिर उसको रिटर्न करना है, यात्रा करने का फायदा ही क्या हुआ। ये कोई वो नहीं है गवर्नमेंट का, ये गलत है। ये मैं तो इसको सही नहीं मानूं। कई राज्यों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थाटन योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड की ये लोन आधारित तीर्थ यात्रा योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में गिर गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। राहुल गांधी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने गुरुवार को अगले 90 दिनों का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। इस रोड मैप के तहत 16 फरवरी से राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल आवास घेराव, जनसभाएं, धरना प्रदर्शन और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान शामिल है। कांग्रेस की ये रणनीति हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला अध्यक्षों के कैंप और उसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी तथा अन्य शीर्ष नेताओं से हुई बैठक के बाद तय की गई। पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद अहम मानते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। 3 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर हम एक जन जागरण करेंगे, रैलियां करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि प्रदेश की सरकार को जगाने का काम कराएंगे, हिलाने का काम करेंगे। राज्य के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन न देने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने 16 जनवरी 2026 को पेंशन दिए जाने पर रोक लगाई थी, जिसे सिंचाई और लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कर्मचारियों के वर्क चार्ज, सेवा को पेंशन और अन्य देय में खत्म कर दिया गया था। हुए थे ये लोगों का कहना था कि हमको वर्क चार्ज की सेवाओं को जोड़ी गई है वो विभाग द्वारा ही जोड़ी गई थी और विभाग ने ही हमको प्रेम सिंह के जजमेंट से हमको लाभ दिया था। उसी के आधार पर हमको वर्क चार्ज की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट दिए गए थे, जो कि अब वापस लेना उचित नहीं है। नैनीताल के धारी में एक और गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अब तक वन विभाग ने 4 गुलदार धारी और ओखलकांडा से पकड़े हैं और सभी को हल्द्वानी के रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि इसमें से आदमखोर गुलदार कौन सा है। वन विभाग का कहना है कि गुलदार का DNA लिया जाएगा।
रुद्रप्रयाग में मध्यगांव के युवक को सड़क किनारे बनी दीवार पर बैठकर फोन पर बात करना महंगा पड़ गया। बात करते वक्त युवक का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे खाई में जा गिरी, जिसके बाद हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने युवक को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। चलो 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 नाइस सैल्यूट 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 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए युवाओं के कौशल विकास और अधिकतम स्वरोजगार अवसरों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सेब की अधिसघन बागवानी, कीवी और हनी मिशन की भी समीक्षा की। सीएम ने किसानों से संबंधित भुगतान का समय पर देना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बागवानी और मधुमक्खी पालन में बेहतर काम कर रहे राज्यों के अध्ययन के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीमें भेजने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 29 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें 18 कृषि और कृषि कल्याण से जुड़े हैं। इस वर्ष 25 और उत्पाद जीआई टैग के लिए चिन्हित किए जाएंगे। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान वाणिज्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में जाएं और वहां पर ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की संभावना के साथ कमियों को भी देखें और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इस पर आगे काम करें। साथ ही इस दौरान ऑर्गेनिक खेती के लिए गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने पर भी बात हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया और बताया कि ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को लेकर सांसद अनिल बलूनी और अधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत हुई है। हमारे जो पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली के जो क्षेत्र है वो अगर ऑर्गेनिक हो जाएंगे तो उससे जो हमारे उत्पाद है उनकी अच्छी कीमत हमको मिल पाएगी, हमारे किसानों का बहुत वेलफेयर हो पाएगा। तो इसको लेकर आज एक बहुत बड़ी बैठक की जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे और उसमें गढ़वाल लोकसभा में कैसे हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें, कैसे नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दें और वहाँ जो हमारे किसान हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके कि हमारे प्रोडक्टों को हम विदेश भी भेज सके और उसकी अच्छी कीमत भी मिल सके। तो माननीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से पूरी बैठक भी की है और उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत गढ़वाल लोकसभा में जाके उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और जो जो कमियां वहां पर होंगी इसको लेकर उनको पूरा करके कागजी कार्रवाई करके गढ़वाल लोकसभा के अधिकांश हिस्सों को ऑर्गेनिक घोषित किया जा सके, इसके लिए कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद संगठन में सख्ती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी अब कामकाजी आंकलन को लेकर ज्यादा गंभीर दिख रही है और सूत्रों के मुताबिक सांसदों और विधायकों के काम को सीधे मॉनिटरिंग किया जाएगा तो पार्टी पदाधिकारियों के काम की भी समीक्षा होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी संगठन में अब काम करो या पद छोड़ो का संदेश और साफ होता दिख रहा है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी फील्ड मॉनिटरिंग और ग्राउंड वर्क पर ज्यादा फोकस कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम पर जोर दिया है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को निर्देश मिले हैं कि सांसदों और विधायकों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं धरातल पर कितनी खरी उतर पाई हैं, इसका सीधा फीडबैक राष्ट्रीय नेतृत्व तक भेजा जाए। यानी कि अब सांसदों और विधायकों को आउटपुट देना ही होगा। मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, अपने जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के काम करेंगे और अध्यक्ष जी जो है कि एक युवा हैं, जैसे मैंने पहले कहा, निश्चित तौर पर सबके को साथ लेकर के, पूरी टीम को साथ लेकर के वो काम करेंगे और सबके कामों का
भारतीय जनता पार्टी में किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया, उसका एक आकलन भी समय समय पर होता रहता है। खासकर चुनावी राज्यों में बीजेपी नेतृत्व कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इसी हफ्ते हुई ऑनलाइन मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि पार्टी पदाधिकारियों पर भी क्लोज मॉनिटरिंग और ग्राउंड वर्क का नियम लागू होगा। तो किस प्रकार से पार्टी को सर्वव्यापी बनाना है, सर्वस्पर्शी बनाना है, हर वर्ग तक पहुंचना है, हर बूथ तक अपनी उपस्थिति को एक दमदार तरीके से दर्ज कराना है, इन सब बातों पर उन्होंने शुरुआत में ही संकेत दिए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में व्यापक विस्तार भी होगा और व्यापक उसके प्रभाव दिखाई भी देंगे। कुल मिलाकर बीजेपी अब परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर बढ़ती दिख रही है, जहां पद से ज्यादा काम की अहमियत होगी। आने वाले वक्त में इसका असर संगठन और चुनावी रणनीति दोनों पर दिख सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पर्यटक नगरी नैनीताल में हर साल लाखों सैलानी दीदार को पहुंचते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पर्यटक एक जुगाड़ के पुल से विश्व प्रसिद्ध नैनीताल और कैंची धाम तक पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्यटक नगरी नैनीताल में हर साल लाखों सैलानी दीदार को पहुंचते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पर्यटक एक जुगाड़ के पुल से विश्व प्रसिद्ध नैनीताल और कैंची धाम तक पहुंच रहे हैं। नैनीताल को देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये है नेशनल हाईवे नंबर 109। अंग्रेजों के जमाने में हल्द्वानी और नैनीताल के बीच बनी रोड के कई पुल या तो पुराने और जर्जर हो चुके हैं या समय के अनुसार इनकी चौड़ाई कम हो गई है। लेकिन काठगोदाम के पास तो पुल इतना संकरा है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। बढ़ते ट्रैफिक से बचने के लिए 3 साल पहले जो वैली ब्रिज यहाँ पर बनाया गया था वो अब जवाब दे चुका है। ऐसे में अब नया वैली ब्रिज लगाने के लिए जगह ढूंढी जा रही है। खास तौर पर कुमायूं का प्रवेश द्वार होने के चलते जो कुमायूं मंडल के समस्त जनपदों को ये संपर्क रेखा है, तो उस यातायात को किस दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है, कहाँ वैकल्पिक मार्ग दिए जा सकते हैं, उसको लेकर नेशनल हाईवे, ट्रैफिक, यातायात पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक रूपरेखा पे बात हुई है। दरअसल ये पुल न सिर्फ नैनीताल बल्कि अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने के लिए बेहद अहम है। जमरानी बांध के लोडेड ट्रक चलने से काठगोदाम में लगे इस पुराने वैली ब्रिज के भार को सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब फिर से दूसरा वैली ब्रिज लगाने की तैयारी है, यानी कि कुल मिलाकर पहाड़ों का सफर जुगाड़ वाले पुल के सहारे पूरा होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर तेज धमाके हुए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ऋषिकेश में डीएम ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां और गंभीर लापरवाहियां उजागर हुई। पिथौरागढ़ इको टास्क फोर्स की 2 बटालियन शिफ्ट होने का विरोध तेज होने लगा है। पूर्व सैनिकों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन का द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ। कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 18 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विरोध किया। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय गेट पर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बागेश्वर में कपकोट के सूपी गांव में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाया। पिथौरागढ़ में युवा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर बात की गई। उत्तरकाशी के डुंडा में जन सेवा के तहत कार्यक्रम में कुल 112 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 90 का मौके पर निपटान किया गया है। हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में बर्फबारी के बाद नज़ारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। वहीं यहाँ पर स्कीइंग का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। औली में स्नोफॉल के बाद मौसम काफी ज्यादा सुहावना भी हो गया है। औली आने वाले सैलानियों का कहना है कि पहाड़ों में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन औली में बर्फबारी के बीच काफी अच्छा लग रहा है। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता की हसीन वादियां इन दिनों बर्फबारी के चलते पर्यटकों से गुलजार हो गई हैं। वहीं पर्यटन कारोबारियों से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। चक्राता में पर्यटकों को भारी भीड़ उनकी उमड़ रही है और पर्यटकों की अधिक आवाजाही के चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ इस बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारी से जुड़े हुए तमाम व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बर्फबारी से जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी, वहीं इससे व्यापार को भी लाभ मिला है। हमें बहुत मजा आया। हम चक्राता भी गए हैं, मसूरी भी गए हैं, बहुत मजा आया। स्नोफॉल मिली हमें, यहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी हैं और हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर, बहुत मजा आया हमें। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ देख के। यहाँ पे जैसे कि आप बर्फ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा पे बर्फ पड़ी है फिलहाल यहाँ पे। उत्तराखंड में पढ़ने वाले छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए रिलायंस जियो ने AI फॉर एवरीवन मिशन के तहत बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के जरिए राज्य के 400 से ज्यादा स्कूलों और कॉलेजों में 3000 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जियो की इस पहल के तहत छात्रों और शिक्षकों को गूगल जेमिनी प्रो के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें पढ़ाई, नोट्स बनाने, असाइनमेंट लिखने, कोडिंग, प्रोजेक्ट आइडिया और इंटरव्यू की तैयारी जैसे कामों में AI के व्यवहारिक इस्तेमाल के बारे में बताया गया। छात्रों और युवाओं को डिजिटल स्किल्स से जोड़ने के लिए जियो अपनी सभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को 35,100 मूल्य वाला गूगल जेमिनी प्रो का प्लान 18 महीने के लिए पूरी तरह मुफ्त में दे रहा है। इस प्लान में लेटेस्ट जेमिनी 3 प्रो मॉडल समेत AI आधारित इमेज जनरेशन टूल्स, नैनो बनाना प्रो और वीडियो जनरेशन टूल्स VEO 3.1, नोटबुक LM और 2 TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है। प्लान को माई जियो ऐप के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके साथ ही छात्र 4 हफ्ते का फ्री ऑनलाइन जियो AI क्लासरूम कोर्स भी पूरा कर सकते हैं।